अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना केस नंबर 14 करेंगे, तो देख लेते हैं कि वो केस क्या है। उससे पहले मैं आपसे ये कह दूं कि प्लीज़ आपको अगर ये मेरे केसेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। और मुझे आप प्लीज़ कमेंट भी कुछ कर दिया करें, ठीक है। उससे मेरा काफ़ी हौसला हो जाता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं आगे भी करती रहूँ। तो देखते हैं केस नंबर 14 क्या है। केस है अ मिडिल एज्ड वुमन attended a marriage party. Soon after dinner, she vomited profusely and noticed marked weakness. There was no fever or diarrhea. On examination, dehydration was positive, pulse 120 beats per minute, all four limbs were flaccid with diminished tone and reflexes. Sensations were intact, all other systems were normal. Hemoglobin on investigation 14 gram per deciliter, TLC 6000, poly 70%, lymphocyte 35%, blood sugar is also normal. तो अब ये केस जो है मिडिल एजड वुमेन का है, मैरिज पार्टी में गई यानी कि बिल्कुल ठीक ठाक थी, और जैसे ही उसने डिनर के बाद उसको प्रोफ्यूज वॉमिटिंग हो गई है और मार्केट वीकनेस हो गई। एग्जामिनेशन में डिहाइड्रेशन है, पल्स उसकी बड़ी भी है, फोर लिम्स चारों लिम्स उसके फ्लैसिड और डिमिनिश टोन और रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है। और उसके जो टेस्ट हैं वो सारे नॉर्मल हैं। अब इस हिस्ट्री के साथ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। गिव 3 मोस्ट probable diagnosis in order of priority and give reasons. Number 2, how will you investigate? Number 3, how will you manage the patient? तो अब इसकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है, उन्होंने कहा है तो अब 3 मोस्ट probable diagnosis जो हम बना सकते हैं, एक तो हो गई हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस, दूसरी हो गई गुइलेन-बार सिंड्रोम, और तीसरी मैंने बनाई है एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम जस्टिफाई करेंगे। नंबर 1, हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस likely लग रहा है मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एज दिस पेशेंट वाज प्रीवियसली वेल एंड हैड अटेंडेड द वेडिंग वेयर शी हैड ईटन अ लार्ज मील विच हैज प्रेसिपिटेटेड द एक्यूट अटैक। डिनर उसने लिया था तो ज़ाहिर है लार्ज मील वो खा चुकी है। एज हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस इज प्रेसिपिटेटेड बाय नंबर 1, हैवी मील से हो सकता है प्रेसिपिटेट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से हो सकता है और एक्सरसाइज से हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसके हैं, तो हम पहली डायग्नोसिस ये कह सकते हैं कि उसको शायद हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस हो गई होगी। अब मैंने आसानी के लिए आपके लिख दिया है हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस क्या होता है। इट इज़ अ चैनलोपैथी दैट मैनिफेस्ट एज एबनॉर्मल कैल्शियम एंड सोडियम चैनल्स in skeletal muscle resulting potassium sensitive muscle membrane excitability and leads to episodes of flaccid weakness or paralysis, sometimes in association with abnormalities of the plasma potassium level. Attacks tend to occur on awakening, after exercise or after a heavy meal and may last for several days. It is a familial dominantly inherited disorder. Episodes of flaccid paralysis occur. Strength is normal between the attacks. मतलब अटैक के बीच में बिल्कुल नॉर्मल 5/5 पावर होता है, जैसे इस पेशेंट को था कि कुछ भी नहीं था और एकदम से उसको ये अटैक हो गया। इन यंग मैन, अच्छा ये भी बड़ी याद रखने की इसको नोट करने की ज़रूरत है। देखें, इन यंग मैन इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म। ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर प्रिवेंट्स रिकरेंस। अच्छा देखें, ये इस तरह से भी आपको दे सकते हैं कि हाइपरथायरॉयड पिक्चर दे दी किसी यंग आदमी की। एक ही क्वेश्चन आ चुका है, मुझे याद आ रहा है मैंने किया था तो मैं निकाल के ना फिर रखूँगी। अच्छा, तो हाइपरथायरॉयडिज्म का पिक्चर दी भी हो आपको और फिर उसके बाद उसमें आपसे पूछ लें कि फ्लैसिड पैरालिसिस हो गई, तो अब ये देखें कि हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ ना इसकी एसोसिएशन है, तो उसमें भी फिर आप से हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस वो इस तरह भी पूछ सकते हैं यंग मैन में। और इसका ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर प्रिवेंट्स रिकरेंस। आप हाइपरथायरॉयडिज्म को ही ट्रीट कर लें तो वो ठीक हो जाएगा, उस वक्त आप पोटेशियम वगैरह सब दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड लो सॉल्ट डाइट में हेल्प प्रिवेंट द अटैक्स। अब ये भी याद रखने की ज़रूरत है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इसमें एडवाइजेबल होती है और लो सॉल्ट डाइट प्रिवेंट करने के लिए। एन ऑन गोइंग अटैक
may be aborted by potassium chloride orally or by intravenous drip, provided the ECG can be monitored and kidney function is satisfactory. ठीक है, तो देखे ही होंगे आपने हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस. मेरे पास अभी पेशेंट आती है, उसको है ये, लेकिन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के साथ है. उस पेशेंट को जो मेरे पास आती है बहुत दफा एडमिट हो चुकी है. नंबर 2 डायग्नोसिस आप बना सकते हैं गुलेन-बार सिंड्रोम. एक थोड़ा सा लेस लाइकली लगता है, लेकिन फिर भी हो सकता है. दिस इज एन एक्यूट फ्रीक्वेंटली सिवियर एंड फुलमिनेंट polyradiculoneuropathy that is autoimmune in nature. It can occur after an infective illness 1 to 3 weeks after herpes virus, cytomegalovirus or Epstein-Barr virus, mycoplasma pneumoniae infection. Inoculation मतलब ये कि जैसे अभी ये ठीक थी, हो सकता है इसको पहले ये हुए हों, 1 से 3 हफ्ते पहले इसको ये वाले इन्फेक्शन हुए हों. इनॉक्यूलेशन मतलब इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू और रेबीज की वैक्सीन के बाद भी हो सकता है. दिस पेशेंट माइट हैव सफर्ड सच इन्फेक्शन और डायरियल इलनेस बाय कैम्पाइलोबैक्टर jejuni a week before. Fever and constitutional symptoms are absent. ठीक है. GBS manifests as a rapidly evolving areflexic motor paralysis with or without sensory disturbance. Autoimmune disturbance can occur as tachycardia as in this patient, but it has a classically ascending weakness or paralysis from legs to arms. देखा होगा आपने पेशेंट, तो सबसे पहले वो लेग से फिर असेंड होता है. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकती है. Legs are more affected than arms and facial paralysis in 50% of the cases. Lower cranial nerves are also frequently involved, causing bulbar weakness, cutaneous sensory deficits, loss of pain and temperature. Deep cranial reflexes and proprioception are most severely affected. Autoimmune for acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. Autonomic involvement is common, and loss of vasomotor control and wide variations in blood pressure, postural hypotension, cardiac dysrhythmia, which can be fatal. तो ये काफ़ी सीवियर किस्म का डिसऑर्डर. Several types of GBS are recognized. ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया. उन्होंने जितना पूछा आपने उतना लिखना है, ठीक है. बस उन्होंने आपसे डिफरेंशियल पूछा, आप डिफरेंशियल बताइए, उसके बाद किस तरह किया जस्टिफाई कीजिए. Determined by electrodiagnostic and pathologic distinction, these include axonal variant. Number 1, acute motor axonal neuropathy. Number 2, acute motor sensory axonal neuropathy. Number 3, Miller-Fascious syndrome. Ataxia होता है उसमें, areflexia of limbs without weakness and ophthalmoplegia with pupillary paralysis. ठीक है. अब तीसरी डायग्नोसिस आप जो लग रही है वो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, वो भी काफ़ी प्रॉबेबल लगता है. ऑल्दो क्लासिकली प्रेजेंट एज एब्डोमिनल पेन. ये वाला केस मैंने आपको, मेरा ख्याल है पहला केस था हमारा ना, जो मैंने आपको एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया का हम कर चुके हैं. मोस्टली तो एब्डोमिनल पेन से होता है ये शुरू, लेकिन वॉमिटिंग इज ऑल्सो कॉमन. वॉमिटिंग भी हो सकती है. देयर इज एब्सेंस ऑफ फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस जैसे इस पेशेंट में. Any part of central nervous system may be involved with evidence of autonomic and peripheral neuropathy. It can lead to quadriplegia with respiratory paralysis, seizures, psychosis. Hyponatremia can worsen central nervous system sign. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन सब किस तरह करेंगे आप? सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे अगर पीरियोडिक पैरालिसिस आप वो कर रहे हैं तो. In hypokalemic periodic paralysis, potassium will be low. In acute intermittent porphyria, sodium will be low. CP कराएंगे. Absence of leukocytosis in periodic paralysis and porphyria. गुलेन-बार सिंड्रोम में वो बढ़ा हुआ हो सकता है. EMG and CVs कराएंगे आप. Marked abnormalities which do not necessarily parallel the clinical disorder in GB syndrome. Normal in periodic paralysis. Urine porphobilinogen करवाएंगे अगर आप acute intermittent porphyria सस्पेक्ट कर रहे हैं. इंक्रीज इन एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, पोर्फोबिलिनोजन बढ़ा हुआ होगा. फ्रेशली वॉइडेड यूरिन में बी ऑफ नॉर्मल कलर बट टर्न्स डार्क ऑन स्टैंडिंग. लंबर पंक्चर अगर आप जीबी सिंड्रोम कर रहे हैं तो आप फिर करेंगे. अगर पहले आपकी डायग्नोसिस बन जाती है तो लंबर पंक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है. इंक्रीज प्रोटीन्स एंड नॉर्मल सेल काउंट इन जीबी सिंड्रोम. ECG फॉर एरिथमिया करेंगे आप. मैनेजमेंट
अब ज़ाहिर है मैनेजमेंट डिपेंड करेगी क्या डायग्नोसिस आपकी बनी है, जो भी आपकी डायग्नोसिस है उसको आपने ठीक करना है, डिपेंड्स अपॉन डायग्नोसिस, बट पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज, जो भी इसकी डायग्नोसिस हो बहरहाल हॉस्पिटलाइज करें. मेंटेन IV line, clear the airway by suction, posture change 2 hourly to prevent bed sores. जाहिर बात है कि वो पैरालाइज हो गई है पेशेंट, तो उसकी आपने जनरल कंडीशन सही करने के लिए ये सारी जनरल मेजर्स लेने हैं. ठीक है. For hypokalemic periodic paralysis, the ongoing attack may be aborted by potassium chloride added in intravenous saline, provided ECG and renal functions are satisfactory. Dichlorphenamide 50 to 100 mg orally twice daily, or acetazolamide 250 to 750 mg orally daily is effective in preventing hypokalemic periodic paralysis attacks. For Guillain-Barré syndrome, प्लाज्मा फेरिसिस होता है, उसका ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 40 to 50 मिलीलीटर पर किलोग्राम प्लाज्मा एक्सचेंज 4 times a week और हाई डोज इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स 400 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे फॉर 5 days. ठीक है. वाइटल कैपेसिटी मेंटेन, जाहिर की बात है कि अगर असेंड कर रही है पैरालिसिस और उसको रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो गई मसल की, तो फिर वाइटल कैपेसिटी हम देखते रहते हैं अगर वो कम हो रही हो. इफ डिक्लाइनिंग में रिक्वायर इंट्यूबेशन एंड वेंटिलेटरी सपोर्ट. हाइपोटेंशन रिस्पॉन्स टू वॉल्यूम रिप्लेसमेंट और प्रेशर एजेंट, लो डोज हेपरिन टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म. जीबी सिंड्रोम. फॉर एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में ट्रीटमेंट विद हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट डिक्रीजेज द नंबर ऑफ अटैक्स. एक्यूट अटैक में बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिक्वायर प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस. Withdrawal of initiating drug and treatment with narcotic analgesics and intravenous glucose and heparin is required. 300 gram of carbohydrate per day should be given orally or intravenously. अब इसमें एक बहुत देखने की चीज़ है नोट करने की कि अगर पीरियोडिक पैरालिसिस हो रहा है हाइपोकैलेमिक, तो वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से तो प्रेसिपिटेट हो रहा है. ठीक है ना, उसमें तो उसकी वजह से हो रहा है. और एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है. ठीक है. तो कितना तजाद है इन दोनों में और कितनी मतलब ये चीज़ याद रखने की है. ठीक है. एक का उलट दूसरे का ट्रीटमेंट है. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रिक्वायर क्लोज अटेंशन. हेमेटिन थेरेपी विद रिकॉग्निशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्लेबाइटिस एंड कोगुलोपैथी 4 मिलीग्राम पर किलोग्राम इंट्रावीनस लीव वंस और ट्वाइस डेली. ठीक है. तो इसमें कोगुलोपैथी का फ्लेबाइटिस का खतरा होता है और उसको भी आपने देखना. और ये हमारा केस खत्म हो गया. तो आई थिंक ये आप जो हमने पहले भी एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया किया था, तो आप एक दफ़ा उसको देख लीजिएगा. उसमें सारी मैंने ड्रग्स बताई थी, कौन कौन सी ड्रग्स से प्रेसिपिटेट होता है, कौन सी नहीं देनी चाहिए. तो और ये मैं आपकी आसानी के लिए जो है ना ये सब चीज़ें इकट्ठी करके लिख देती हूँ. इतना ज़्यादा आपको ज़ाहिर एग्ज़ाम में जितना पूछा है आपने से उतना बताना होगा. ठीक है. तो बहुत अच्छे से ये आप देख लीजिए और इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़. कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे. थैंक यू. खुदा हाफिज़.